दर्शक नमस्कार. राजरंग या कार्यक्रमामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. सोलापूरची एकंदरीत सगळ्या आता राजकीय जर परिस्थिती पाहिली तर MIM-कडे बहुतेकांचं लक्ष लागलंय वेगवेगळ्या कारणांमुळे. एक तर राज्याच्या घडामोडींकडे MIM कशा दृष्टीने बघतंय, दुसरीकडे MIM-चं सोलापुरातलं संघटन आणि त्याचबरोबर MIM-ची आगामी काळातील अशी भूमिका, या सगळ्याच्या बाबतीत आज आपण चर्चा करणार आहोत. MIM-चे शहर जिल्हाध्यक्ष फारुख शाब्दी साहेब आपल्या बरोबर आहेत. शाब्दी साहेब, स्वागत आपलं या विशेष आमच्या राजरंग या कार्यक्रमामध्ये. आपलं स्वागत. आणि राजरंगामध्ये असं विशेष आहे की पहिली मुलाखत मी तुमचीच घेतोय. महत्त्वाचं आपण म्हटलं की MIM-चं जे संघटन आहे तर त्या बाबतीतलं एक सर्वांचं लक्ष आहे. कशा पद्धतीने कोणत्या मुद्द्यांवरती आता सध्या भर देत आहे आणि जी संघटन शक्ती वाढवायची एक मोठी जबाबदारी तुमच्यावरती आहे. कारण आपण बघतोय की सर्वात मला असं वाटतं की MIM-चं जे टार्गेट असेल त्या पाहिलं तर महानगरपालिका निवडणूक आहे, तुमच्यावर मोठी जबाबदारी आहे. संघटन शक्ती वाढावी यासाठी कोणते प्रयत्न आहेत आणि त्याला मिळणारा प्रतिसाद कशा पद्धतीचा आहे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाकर मेरा इंटरव्यू लिए। और जो आपका प्रश्न है कि MIM का क्या टारगेट है, क्या संगठन शक्ति कैसे बढ़ाना है इनको, तो हमारा एक ही एम है पार्टी का। बोलो, पार्टी के साथ साथ मेरा शहर अध्यक्ष होने के जो भी मुझे जवाबदारी दी गई है, तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं लोगों के बीच में कैसे रहूं, लोगों की समस्याओं को कैसे दूर करूं, लोगों की अड़ी अड़चन को कैसे बात कर सकूं। तो हमारा टारगेट एक ही है कि जो गोरगरीब जनता है, जो पिछड़े लोग हैं, जो मुस्लिम, दलित और जो भी समाज के लोग हों, उनके जो भी जो प्रश्न है जिन्हें सालों साल से नहीं सॉल्व किया गया है, तो उन प्रश्नों को निपटारा कैसे करें। और अगर हम उसको सॉल्व एटलीस्ट अगर नहीं कर सकते हैं तो हम लोग कम से कम उसकी आवाज़ कैसे उठा सकें। तो हमारा यही वो है मिशन लाइफ में कि हम लोगों को लोगों की आवाज़ बन के उनके बीच जाकर काम करना है बस। तो और जो हम लोग मैं पिछले 1 साल से करता हुआ आ रहा हूँ इलेक्शन के बाद से, जिसमें लोगों का बहुत प्रेम मुझे मिल रहा है और लोग मुझे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो मैं लोगों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना प्रेम दिए। तो जो 2019 के इलेक्शन में फारुख शाब्दी था और आज 2020 का फारुख शाब्दी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। लोगों में बहुत एक पॉजिटिवली मुझे स्वीकार किया है लोगों ने, तो उसी के साथ साथ हमारी ताकद बढ़ रही है, मेरा ये बोलना। शाब्दी साहेब, सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्ही म्हटलात की या वर्ष 2 वर्षामध्ये चांगल्याच प्रकारे तुम्ही सोलापूरच्या प्रश्नांशी अवगत झालात. आज आपण पाहतो शहराचा थोडासा आपण विचार करूया तर शहरामध्ये एक अभूतपूर्व अशी परिस्थिती आहे की सर्वत्र आपण बघतोय स्मार्ट सिटीची कामं रखडलेली आहेत आणि ज्या पद्धतीने बघतो नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो, सुविधांच्या बाबतीत ओरड आहे. या बाबतीत असं दिसतं की तिथं निश्चितच एक आवाज उठवण्याची गरज आहे. MIM-चा एक दृष्टिकोन कशा पद्धतीने शहराच्या बाबतीत पाहण्याचा, कारण जी कामं होत आहेत त्याचा दर्जा नसतो, गुणवत्ता नसते, दुसऱ्या बाजूला कामही पूर्ण होत नाहीत. आज आपण अगदी 12 लाख लोकसंख्येचं शहर म्हटलं तरी आमच्याकडे साधी बस सेवा नाही. अशी जी एकंदरीत ही सगळी परिस्थिती, या प्रश्नांकडे एक MIM-चे शहर जिल्हाध्यक्ष म्हणून कशा पद्धतीने पाहता आणि याबाबतीत आवाज उठवायची भूमिका कशा पद्धतीची MIM-ची? देखिए, ऐसा है ना, सोलापुर शहर में ऐसी अनेक समस्या है, मतलब हर चीज़ की, जैसे आप बता रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहे हैं, वो कामों को लेकर पानी की समस्या, रोजगार की समस्या, मामूली सिटी बस भी नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका हमें आवाज़ उठाना ज़रूरी है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, मैं तो बोलूँगा कि जब से मैं 1 साल पहले शहर अध्यक्ष बनाया गया हूँ MIM पार्टी का, उसके कुछ महीनों बाद ही ये पेंडेमिक चालू हो गया कोविड-19 का, तो जिसके तहत लॉकडाउन हो गया, जमावबंदी का कानून हो गया। तो उस दौर में ये सब सवाल उठाना मेरे हिसाब से मुनासिब भी नहीं था। तो इस दौर में लोगों की सेवा कैसा करना, कैसा करना, ये हमारी प्राथमिकता थी और है। हम लोग उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जैसे ही हालात थोड़े अच्छे होते हैं तो जो भी अधूरे काम है सोलापुर शहर में, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कामों का दर्जा खराब करके काम किया जा रहा है, उस काम को अच्छे से और जल्द से जल्द तरीके से कैसे करवाए, उस चीज़ की जिम्मेदारी MIM लेगी। और उसके खिलाफ अगर कोई कुछ काम नहीं हो रहे हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे और हमारी आवाज़ उठाते रहेंगे। दूसरा और एक ये चीज़ है कि अगर परेशानी हो रही है इन कामों की वजह से, तो मैं सोलापुर की जनता को ये बोलना चाहता हूँ कि परेशानियों को कम से कम झेल लें। अगर काम अच्छा हो रहा है
अगर हम हमारा घर बनाते हैं तो कुछ दिन हमको धूल मिट्टी में रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर को हमको बनाना है। नाही, पण कामं कधी पूर्ण होणार हा प्रश्न इथं निर्माण झाला. हाँ, ये डिले का हम आवाज उठाएंगे, लेकिन अगर काम हो रहा है नाही, actually- विकासाचं स्वागत आहे. हाँ, विकासाचं स्वागत है और ऑन टाइम हर जगह। मैं ये नहीं बोल रहा कि काम का दर्जा खराब है या डिलेड काम हो रहा है, कुछ कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ काम हो रहा है और ऑन टाइम होता भी होगा, तो उस जगह पर अगर तकलीफ है तो तकलीफ को झेल ले थोड़ा सा, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए होगा। नाही, पण यातून असं दिसतं म्हणजे आपली समस्या अशा पद्धतीच्या आहेत की आमच्याकडं एक खासदार आणि 3 आमदार अशी शहराची परिस्थिती असताना शहराचं चित्र दुर्दैवी अशा पद्धतीचं आहे. या लोकप्रतिनिधींचं सोलापूरकडे दुर्लक्ष होतंय का? पण ज्या पद्धतीने या सगळ्यांनी लक्ष द्यायला पाहिजे सोलापूरच्या सगळ्या गोष्टींकडे. आज आपण बघतो की पावसाळ्यामध्ये अगदी उजनी आमचं ओव्हरफ्लो झाला, अगदी पाणी आमच्याकडे सगळं त्याचं वाहून गेलं सगळ्या गोष्टी. पण असं असताना सुद्धा सोलापूरकरांना 4 दिवसाआड 5 दिवसाआड पाणी पुरवठा होतो. एक खासदार 3 आमदार या सगळ्यांचं दुर्लक्ष होतंय सोलापूरकडे. देखिए, ये जो पानी का प्रश्न है, पानी प्लानिंग की कमी की वजह से शायद सोलापुर शहर को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो उसका भी निपटारा करना चाहिए। और एक खासदार 3 आमदार, तो ऐसे तो हर जगह हर जिले में खासदार आमदार तो होते ही है, मतलब एक खासदार 3-4 आमदार तो होते ही है। हाँ, जो दुर्लक्ष की बात है, अब ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है कि जो सत्ताधारी पक्ष है, उस पक्ष का हमारे जिले को कोई मंत्री नहीं है या कुछ वो नहीं है। और जो लास्ट टाइम सत्ताधारी पक्ष था, जब 2-2 आमदार हमारे सोलापुर शहर के थे, लेकिन विकास कामों में कमी रह गई, तो ये चिंता का विषय है हमारे लिए। तो ये तमाम जितने भी हमारे जिले के आमदार खासदार हैं, इनसे विनती है हमारी कि हमारे सोलापुर शहर की तरफ देखें और ज़मीनी लेवल पे काम हो, इस चीज़ का ध्यान दें, ना कि सिर्फ पेपरों में और घोषणाबाजी में, जो कि हम लोग को बहुत देखने मिलती है। तो ज़मीनी लेवल पे जो लोगों की वाकई में ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस चीज़ का टॉप प्रायोरिटी में ध्यान देकर काम कराने की ज़रूरत है। थोडंसं आपण MIMच्या अंतर्गत गोष्टींकडे येऊयात. MIMमध्ये असं दिसून येतं, आता आपण काही पाहतोय की काही नगरसेवकांनी एक पक्षांतर करण्याचं धोरण भूमिका ते स्वीकारलेली, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जायची तयारी करतात. हे सगळं उघड होत असताना फारुख शाब्दींनी या बाबतीत आणखीनही प्रतिक्रिया दिलेली नाहीये. काय कारण आहे याचं? म्हणजे या सगळ्या घडामोडींकडे तुम्ही शांतपणे कशा पद्धतीने पाहताय, की मनात तुमच्या नेमकं काय, की हे तर हे सगळं यांची ही भूमिका ठरली आहे, पण फारुख शाब्दी मात्र त्या गोष्टीकडे शांतपणे पाहतात, कारण काय त्याचं? देखिए, सिर्फ बातें हैं अभी, या कोशिश चल रही होंगी उनकी तरफ से, लेकिन अब तक कुछ ठोस स्पष्ट हुआ नहीं है अब तक, या कोई गया नहीं है अब तक, तो सिर्फ कोशिश चालू है। या मैं तो बोलता हूँ कि ये सिर्फ रूमर्स भी हो सकती है, तो जिस दिन जाएंगे उस दिन फारुख शाब्दी अपनी प्रतिक्रिया देगा, उससे पहले नहीं दे सकता मैं। पण शाब्दी काय कारण आहे, म्हणजे नेमके हे अशा पद्धतीनं तिकडे जात, याच्या पाठीमागं एक तुम्ही पाहिलेलं कारण काय असू शकतं? त्यांनी सांगितलं की आम्ही काही विकासाच्या कामासंदर्भात तिकडे जातोय, सत्ताधारी पक्ष तिथं राष्ट्रवादी आहे आणि आम्हाला आमची विकास कामं काही करून घ्यायची प्रभागात, तर यासाठी पक्षांतर करण्याची काही गरज नव्हती करता. पण कारण या पाठीमागं तुम्हाला काय वाटतं वैयक्तिकरित्या सगळ्या गोष्टी कसं पाहता? नहीं, कारण तो देखिए जो जिसको जाना है उनको ही पता होगा। कारण मैं उनके दिल का हाल नहीं जान सकता, क्योंकि MIM पार्टी ने ऐसा कोई कारण उनकी तरफ से किसी भी नगर सेवक को नहीं दिए जिसकी वजह से वो पक्ष छोड़ के जा रहे हैं। अब उनका पर्सनली कुछ होगा तो वो हम लोगों को नहीं मालूम है। ये सवाल आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो लोग पक्ष छोड़ के जाने की सोच रहे हैं, ना कि मुझसे, क्योंकि इसका जवाब, इसका उत्तर आपको उनसे ही मिल सकता है। नाही, पण आता या लोकांशेवटी एक असतं की थांबवण्याचे प्रयत्न असतात. कुठे कुठे चाललंय हे तुम्हाला जर आपल्याला एक साधारण दिसतं राजकीय क्षेत्रामध्ये की लोक जात आहेत, त्यांना थांबवण्याचे प्रयत्न का होत नाहीत? काय ज्यावेळेला मी त्यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी आम्हाला सांगितलं की अजूनही आम्हाला कोणी थांबा म्हटलेलं नाही आहे. आम्हाला कोणी म्हणजे ओवेसी बंधू असतील किंवा शहर अध्यक्ष जिल्हाध्यक्ष असतील यांनी कोणी आम्हाला थांबा असं म्हटलं नाही. हे का घडलं नसावं? म्हणजे ओवेसी बंधूंनी दुर्लक्ष केलं या सगळ्या घडामोडींकडे आणि तुम्ही सुद्धा फारशी प्रतिक्रिया देत नाही. देखिए, ओवैसी बंधु रुकने के लिए कब बोल सकते हैं? जब उनके पास जाके बोला जाए कि हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, जब ही बोलेंगे ना। जब उनको मालूम ही नहीं है, अगर मालूम भी है, अगर कोई उनके सूत्रों के अनुसार पता चलेगा कि वो लोग जा रहे हैं, तो वो लोग तो नहीं बोलने वाले। एक जो पक्ष के जो लीडर, जो बड़े आला कमान होते हैं, वो डायरेक्ट, तो अगर आपको जाना ही है या आपकी नाराजगी जो भी है, वो आपका काम है कि आप जाके उनको बोले कि भाई ये वजह है, इसकी वजह से हम छोड़ के जा रहे हैं।
तब फिर उनका काम है कि या तो उसको रिजॉल्व करे वो चीज को, या तो वो फैसला करे। लेकिन ओवैसी आप बंधूला माहिती नाही हे सगळं? माहिती नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, उनको सब पता होगा। लेकिन जो लोग नाराज हैं वो लोग भी, आज जैसे आप मुंबई जा सकते हो तो मेरा एक सवाल है कि आप हैदराबाद भी जा सकते हो, तो हैदराबाद जाके चर्चा करना चाहिए था, ये जरूरी था। तो फिर भी हमारे दरवाजे खुले हैं। हम, एक कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो ठीक है, जब तक जाते नहीं मैं गए नहीं बोलूँगा किसी को। नाही याचा अर्थ तुम्हाला आशा आहे का आणखीन सुद्धा की नाही असं कुठलं पाऊल उचललं जाणार नाही? नहीं देखिए, मेरे को आशा और ये तो सब नहीं है। मैं देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी को अपना फैसला लेने की आज़ादी है, जिसको जो फैसला लेना है वो ले सकते हैं। मैं ना आशा लगा के बैठा हूँ ना मैं निराश होने वाला हूँ। मेरा काम, सिर्फ मेरा फोकस जनता की सेवा है। मैं मेरे काम पे ध्यान दूंगा, दूसरा कुछ नहीं। बाकी जनता जनार्दन है, वो सबको सब पता नहीं। फारुख साहेब सर, परिस्थिती कशा पद्धतीची? कारण ती लोक सुद्धा तुमच्यावरती तक्रार व्यक्त करत नाहीत। आम्ही त्यांना खोलात जाऊन विचारलं की तुमची नाराजी फारुख शाब्दी यांच्याबद्दल आहे का, तर ते तसं उघडपणे ते बोलत नाहीत, त्या आमची काही तशी तक्रार नाही आहे। तुम्ही म्हणताय त्यांच्याबद्दल आमची तक्रार नाही, ही काय परिस्थिती नेमकी? म्हणजे एवढं सगळं होत असताना कुणाचीच कुणाबद्दल तक्रार नाही आहे, मग नेमकी तक्रार काय आहे आणि अशी भूमिका का घेतली चालली? तकरार क्या है वो मेरे को भी नहीं मालूम है, लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि इतना सब होने के बाद भी इतना प्रेम है। तकरार का शब्द क्यों आप यूज कर रहे हैं? आप ऐसा बोलो कि आप सब लोगों में इतना प्रेम है, और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि प्रेम बरकरार रहे। कौन से भी पक्ष में जाने दो, कोई किधर भी जाने दो, दिलों में मोहब्बत जरूरी है, और वही इंसानियत सिखाता है कि मोहब्बत रहे वो बस। याचबरोबर आता आपण फारुख शाब्दी यांच्याशी संवाद साधतो राजरंग कार्यक्रमाच्या माध्यमातून। जे काही एम मध्ये घडामोड घडते त्यामध्ये त्यांचं म्हणणं असं आहे की जे चाललेलं आहे तर ते अजून प्रत्यक्षात तसं आलेलं नाही, आणि प्रत्यक्षात जेव्हा घडामोडी घडतील त्यावेळेला आपण निश्चितच प्रतिक्रिया याबाबतीत व्यक्त करू। पण शेवटी जेव्हा असा काही एखादा निर्णय घेतला जाईल तर एमआयएमला कशा पद्धतीनं एक नुकसान होऊ शकतं किंवा ती परिस्थिती कशा पद्धतीची असेल, आणि शेवटी मग याला हँडल करणं देखील महत्त्वाचं आहे, तर ते कशा पद्धतीने हँडल करायचं? देखिए, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि कोई भी पक्ष हो, नॉट ओनली एमआईएम, भाजपा, कांग्रेस या कोई छोटा पक्ष हो, जो भी हो, वो किसी भी इंसान का मोहताज नहीं होता है। पक्ष नेता बनाता है, पक्ष आदमी की अहमियत को बनाता है, ना कि आदमी पक्ष को बनाता है। कल कोई और था, आज फारूक शाब्दी है, हो सकता है कल कोई और हो। एमआईएम जहाँ है वहाँ से बढ़ती भी आ रही है, आगे जाके और बढ़ेगी। बस मेरा ये मानना है कि आदमी पक्ष को कुछ नहीं कर सकता, कि पार्टी की ताकत है। और हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की, हमारे इम्तियाज़ जलील साहब की ये मेहनत है कि वो लोग जो ग्राउंड के पे काम करने के साथ साथ ये लोग जो हमारे आमदार विधान भवन में बोलो या हमारे खासदार पार्लियामेंट में जो लोगों के हित के लिए बेबाक तरीके से, बगैर डरे, बगैर झिझके, बगैर कुछ वो किए जो लोगों का प्रश्न उठाते हैं लोग, उसकी वजह से आज एमआईएम की ताकद बढ़ रही है और लोग हमारे साथ में जुड़े हुए। शाब्दी साहेब, आपण राज्यामध्ये बघतोय की मराठा आरक्षण हे जोर धरत आहे, आणि त्याच वेळेला एक गोष्ट अशी घडली होती, मुस्लिम आरक्षणाचा विषय देखील आलेला होता। आता मराठा आरक्षण पेटलेलं आहेच आहे, धनगर आरक्षणाचा प्रश्न रखडलेला आहे, मुस्लिम आरक्षणाच्या बाबतीत कोणी बोलताना दिसत नाही आहे। एमआयएमची काय भूमिका आहे आणि काय वाटतं तुम्हाला मुस्लिम रिझर्वेशनच्या बाबतीत, की निश्चितच या गोष्टीवर आता आवाज उठवायलाच हवा, हीच वेळ आहे? देखिए, मुस्लिम रिजर्वेशन तो जरूरी मिलना चाहिए हम लोगों को, जो भी काम शैक्षणिक आरक्षण त्यामध्ये होतं, जो भी हम लोगों को रिजर्वेशन है वो मिलना चाहिए। उसकी आवाज़ उठाने के लिए मैं आपको ये आज कंफर्म आश्वासन नहीं, आपको पक्का यकीन दिलाता हूँ कि इसकी आवाज़ जब भी उठेगी वो पहला शख्स एमआईएम पार्टी का ही होगा जो मुस्लिम आरक्षण के बारे में आवाज़ उठाएगा। तो जैसे ही हम लोगों को आदेश आएंगे तो फारूक शाब्दी भी उसमें सबसे आगे बढ़ चढ़ के रहेगा, और ऐसी उम्मीद है कि हम भी जब आवाज़ उठाएंगे तो जैसे हमारे मराठा भाइयों को, धनगर भाइयों को आश्वासन मिला है या आरक्षण देने की बात हो रही है, वैसे ही हमारे साथ भी इंसाफ होगा और हम लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। शाब्दी साहेब, भारतीय नागरिकत्व कायदा याच्या बाबतीत आपण बघितलं की मोठ्या प्रमाणात राग उठलेलं होतं, एमआयएमने त्याच्या विरोधात मोठा आवाज उठवला होता। आता तो थोडासा विषय बाजूला पडला, लव जिहाद सारखा विषय यायला लागला समोर। हे सगळं चित्र काय आहे आणि ज्या पद्धतीने ह्या कायद्याची मागणी होते, गरज व्यक्त केली जाते,
हे काय वाटतं चित्र? म्हणजे तो एक नागरिकत्वाचा कायदा झाला आणि त्यानंतर आता लव जिहाद सारखा कायदा यायला लागला. काय आहे हे सगळं चित्र? म्हणजे देशामध्ये आपल्या घडतंय काय नेमकं? म्हणजे लव जिहाद ही वस्तुस्थिती आहे का? म्हणजे मुळात आता आपण असंच विचारूया. नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि ऐसी वस्तुस्थिति शायद नहीं हो भी सकता है। देखिए, हर धर्म हर समाज में कुछ शरारती तत्व रहते हैं, सारी उंगलियां एक बराबर नहीं है। लेकिन अगर तालाब में एक मछली गंदी है तो आप सारे को दोष नहीं दे सकते। तो अगर ऐसा हुआ भी होगा और ऐसे कोई केसेस सामने भी आए होंगे, लेकिन उसके लिए आप पूरी कम्युनिटी को दोष दें तो ये दोष देना गलत है। और ऐसे कानून जब बनते हैं तो इस कानून के तहत मेरा ये मानना है कि जो एक्चुअल दोषी है वो नहीं, वो बच जाते हैं, और जो बेचारे जो सही है, आज आप देखेंगे कि सैकड़ों, आज जिस दिन से दुनिया बनी है इंटरकास्ट मैरिज चल रही होंगी, तो आज अगर वो उस जो अपनी सम्मति से, जो अपनी सहमति से इंटरकास्ट मैरिज हुई होंगी, आप उसको भी लव जिहाद का नाम दे के अगर वो सब करेंगे, तो मैं ये बोलूँगा इस कायदे का दुरुपयोग होना चालू हो जाएगा। प्रेमाला जिहाद म्हणायची गरज नाही. अब देखिए, अब जिसको जिहाद ही हर चीज में दिखता है उसको प्रेम में भी जिहाद ही दिखेगा। हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हम लोगों को प्रेम ही दिखता है, हमको प्रेम में जिहाद कहीं पर नजर नहीं आता। लोकांचं लक्ष वेगळीकडे वळवण्यासाठी म्हणायचे हे सगळे प्रयोग. ये कैसा है, अपनी अपनी वोट बैंक को फिक्स करने के लिए जो भी आज यूपी सरकार कर रही है, हम सबको तो मालूम है, तो थोड़ा सा वो और स्ट्रिक्ट एक्शंस थोड़ा कर रहे हैं ताकि उनकी वोट बैंक को डेंट ना पहुंच सके। लेकिन मेरे हिसाब से ये लव जिहाद और ये ऐसी कोई चीज़ पनपती नहीं है, और इसके खिलाफ हम भी आवाज़ उठाएंगे, आगे उठाएंगे। शब्दसे महाविकास आघाडी अशा नावाचं एक सरकार आलंय किंवा एक राजकीय आता आपल्याकडे चित्र समीकरण दिसून आलं की शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस एकत्र येतात. हे काही चॅलेंज आहे का आपल्याला? महानगरपालिका निवडणुकीत हे काय यांच्या एकत्र येण्याचं काही चॅलेंज वाटतं का? किंवा आता त्याच्या पुढे आपल्याकडे विधानसभा निवडणूक देखील आहे, आपल्या मतदारसंघाचा जरी आपण विचार केला, हे काही चॅलेंज असं वाटतं का महाविकास आघाडी म्हणून जे आहे? देखिए, ये 3 पार्टियों की सरकार जो है, अब इसको मैं चैलेंज कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि जबकि तीनों में ही अंदर अंदर फूटम पार्टी है। जैसे कि आप 3-4 दिन पहले ही आपकी न्यूज में भी लगा होगा शायद कि महाविकास आघाड़ी का जो कार्यक्रम था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे। तो ये जब 3 लोग मिलके खुद में अगर इनके अंदर इत्तेफाक नहीं है या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो इनसे मुझे कुछ चैलेंज नहीं है। उल्टा ये 3 लोग ही साथ में अगर रहे तो आपस में कुछ ना कुछ करके हमारा रास्ता और आसान हो जाएगा। सर, तुमच्या म्हणण्यानुसार हे सरकार टिकेल का? म्हणजे ज्या अर्थी तुम्ही म्हणताय की स्थानिक पातळी आपण बघतो की असं कुठलंच नाही, आणि तुम्ही म्हणताय महाविकास आघाडी राहिलाच पाहिजे, माझा मार्ग सुकर होईल, तुमचा म्हणजे एमआयएमचा मार्ग आपण असं धरूया तो सुकर होईल असं तुम्ही म्हणताय. मग ज्या अर्थी असं चित्र असेल, सरकार टिकेल का 5 वर्ष? ज्या बाबतीत आता सगळं आपल्याला म्हणतंय, म्हणजे भाजप तर चालूच आहे की 2 महिन्यात पडेल, 4 महिन्यात पडेल, हे सगळं सरकार बघितलं तर काय वाटतं? अब देखिए, जैसे कि कुछ दिन पहले राव साहब दानवे का भी स्टेटमेंट था कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। और अगर हम लोग प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, कर्नाटका हो या मध्य प्रदेश हो, जो सो कॉल्ड सेक्युलर वोटर्स, सेक्युलर पार्टी को जो वोट देते थे जैसे कांग्रेस, वहाँ के आमदार कुछ करोड़ों रुपए में बिक कर वह भाजपा को पार्टिंबा देते हैं। अगर वही स्थिति यहाँ पर भी हो गई और अगर ये 3 पार्टियों की सरकार में से अगर कोई एक पार्टी के कुछ आमदार फूट गए, तो बहुत पॉसिबल है कि यहाँ पर भी सरकार गिरने की आशंका है। लेकिन मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारी महाविकास आघाड़ी जो है महाराष्ट्र सरकार की, ये टिकी भी रहे और 4 साल, क्योंकि मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि 4 साल और मेहनत करूँगा और काम करूँगा, लोगों का दिल जीतूंगा, लोगों के काम करूँगा, फिर 2024 में महाविकास आघाड़ी पूरी एक तरफ आ जाए, भाजपा आ जाए, उसके सामने फारूक शाब्दी एमआईएम का झंडा लेकर उतरेगा और आपको इंशाल्लाह विजयी कर दिखाएगा। सेक्युलर मतांचा आता विषय काढला, बिहार विधानसभाच्या बाबतीत मला बोलायचं की बिहारमध्ये असं म्हणलं गेलं, म्हणजे 5 जागा एमआयएमला मिळाल्या ते मोठं यश आहे, पण असं म्हणलं गेलं की एमआयएम या निवडणुकीत होतं आणि त्याचा फटका सेक्युलर पक्ष म्हणून जे कोणी राजद असतील किंवा अन्य लोक जनशक्ती पार्टी असेल या पक्षात त्याचा एक फटका बसला आणि म्हणून तिथं पुन्हा एनडीए आलं, असं एक म्हणलं चाललंय की एमआयएम मुळे हे सगळं घडतं. हे पटणार आहे का? आता महाराष्ट्रात सुद्धा हे सगळं बोलून झालं. देखिए, कैसा है, जिस दिन बिहार इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए उसी दिन गुजरात इलेक्शन के रिजल्ट थे, उत्तर प्रदेश के रिजल्ट थे,
मध्य प्रदेश के रिजल्ट थे, छत्तीसगढ़ के और कुछ स्टेट्स में सब बाइपोल इलेक्शन के रिजल्ट थे, जहां पर एमआईएम पार्टी का एक भी उम्मीदवार नहीं था। गुजरात में 8 में से 8 मेरे ख्याल से भाजपा जीत गई, मध्य प्रदेश में भी 20-21 जीत गई, तो यहाँ पर तो एमआईएम नहीं थी। और रही बात अभी स्पेशली बिहार की, अगर आप ले लें, बिहार में हम 21 सीटों पर इलेक्शन लड़े थे, जिसमें से हमें 5 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है और कुछ सीटों पर 2 ही सीट ऐसी है जहाँ पर एनडीए को वो मिली, बाकी सब पे आरजेडी। अगर वाकई में एमआईएम वोट कटवा होती तो कटवे का मतलब ये है कि सिर्फ वोटों को खराब करते हो, विजयी नहीं होते। आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अमोर विधानसभा सीट, जहाँ से हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब जीते हैं, 2015 इलेक्शन में एमआईएम पार्टी को वहाँ पर सिर्फ 1500 वोट मिले थे। आज वो वोटों का गणित 1500 से जाकर 96,000 तक पहुँचा है। कोई वोट पर कटवा पार्टी ये नहीं करती है कि 1500 वाला 3000 तक जा सकता है, 5000 तक जा सकता है, 1 लाख तक नहीं जा सकता। अब लोगों को समझ में आया है कि सही कौन है, गलत कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है। इसलिए लोगों ने सही को चुने हैं और गलत को अपनी जगह दिखा दी है। तो मेरी कांग्रेस पार्टी से ये विनती है कि अपनी कमियों की, जो भी अपनी खामी है उसका आत्मचिंतन करें। कब तक हम लोग ऐसे एमआईएम पार्टी हो या कोई भी हो उनके ऊपर टिकरा फोड़ेंगे कि आप नहीं आते तो हम जीत जाते। अरे हमारा ये अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। आप इतने मजबूत हो जाओ कि एमआईएम ही नहीं, दुनिया की सारी तमाम पार्टियां आ जाए तो भी आपको नहीं हरा सके। हमको हमारी खामियां ढूंढना चाहिए। अब वो उससे बच गए, एमआईएम नहीं है, वो ईवीएम पे वो कर देते हैं, दोष देते हैं। तो ये सब अभी बचपने की बातें हैं, थोड़ा मैच्योरली बात करना चाहिए। अपने को इतना स्ट्रॉंग कर लो, हमको खुद कोई नाही हरा सकता। शांती सर, महत्वाचा मुद्दा मांडला तुम्ही की त्याच वेळेला सगळीकडे निवडणुका होत्या आणि त्या निवडणुकीत सुद्धा काँग्रेसला अगदी मोठ्या अपयशाला तोंड द्यावं. काँग्रेसची खराब आणि दारुण अवस्था कोणत्या कारणामुळे झाली असं वाटतं? म्हणजे नेमकं मतदारांचा जो विश्वास आहे तर तो एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाला, याचे कारण काय वाटतं शेवटी? कारण कुठेच यश मिळालेलं नाहीये या दरम्यान कांग्रेस। देखिए मैं तो एक बहुत मामूली सा, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, बहुत नया नौसिखिया हूँ मैं पॉलिटिक्स में, लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग मिल गया है, जिसको ये लोग पूरा नहीं पढ़ सकते। तो थोड़ा सा कांग्रेस को बैठ के अपना आपस से होमवर्क करना चाहिए एंड देन और वो लोग को आपस में घालने आना चाहिए। शेवटचा प्रश्न असा की येत्या काळात एमआयएम साठी म्हणून एक तुमच्या डोळ्यासमोर कुठलं विजन आहे की राजकीय एक पक्ष म्हणून एक मोठी ताकद या सोलापूर शहरात आणि जिल्ह्यात निर्माण करण्यासाठी एक विजन ज्याला म्हणावं तर ते कशा पद्धतीचं? देखिए विजन तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस विजन को पूरा करने के लिए मुझे भी कुछ ताकत की ज़रूरत है। तो मेरा जो मेन टारगेट है वो अचीव करने के लिए मैं सोलापुर की जनता से अपील करता हूँ कि मुझ पर विश्वास रखें, मुझ पर भरोसा करें। जो प्रेम आप लोग दे रहे हैं वो प्रेम को जारी रखें, वैसे ही सपोर्ट करें मुझे और मुझे ताकत से नवाजें। मैं अभी उतर चुका हूँ मैदान में, आने वाले टाइम में मैं बहुत मेरे प्लान्स है जो आपको वन बाय वन फ्लोर पे दिखेंगे काम होते हुए। लेकिन विजन बहुत ह्यूज है, बस अगर सोलापुर की जनता ने मुझे ताकत दी और मुझे कामयाब किए तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सोलापुर की जनता से ये 100% वादा करता हूँ कि मैं निराश नहीं होने दूंगा, क्योंकि फारूक शाब्दी सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए यहाँ पर आया है। मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं है सोलापुर शहर। एमआयएमचे शहर जिल्हाध्यक्ष फारूक शाब्दी यांच्याशी आपण हा सगळा संवाद साधत होतो। एमआयएम मध्ये ज्या काही आता अलीकडे घडामोडी घडतायत तर त्याची आपल्याला कुठली चिंता नाही आहे। आपण इथं काम करतोय शहर आणि जिल्हाध्यक्ष म्हणून आणि आपल्या समोर निश्चितच एक एमआयएमचा जनाधार वाढवण्याचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर आहे आणि ती महानगरपालिका निवडणूक आहे, तर त्या दृष्टीनं पक्ष बांधणीसाठी आपले हे प्रयत्न राहतील असं या ठिकाणी स्पष्टीकरण शहर आणि जिल्हाध्यक्ष फारूक शाब्दी यांनी केलं। महत्त्वाचा जो मुद्दा होता लव जिहाद सारखा विषयाचा, तर हे जे मुद्दे आहेत ते केवळ एका राजकीय कारणासाठी म्हणून कुठेतरी वापरले जातात आणि याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही आणि अशा कुठल्याही कायद्याची गरज नाही अशा प्रकारचं त्यांचं म्हणणं होतं। आणि मुख्य म्हणजे जनापुण्यात आता आपण पाहतोय की ज्या पक्षाच्या बाबतीमध्ये कोणी काही वेगळी भूमिका मांडली असेल तर ते त्यांच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येकाला आपापला मार्ग मोकळा असतो, पण त्यांनी विचार करून ही भूमिका घ्यावी असं देखील त्यांनी या ठिकाणी म्हटलं। फारूक शाब्दी साहेबांनी वेळ दिला आणि वेगळ्या वेळेनुसार ते बोलले
ज्याबद्दल इन सोलापूर न्यूज चॅनल परिवारातर्फे त्यांचे मनपूर्वक असा आभार. सर धन्यवाद. थैंक यू सर, थैंक यू. इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. धन्यवाद.